तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये उसका लेक्चर नंबर 1। तो इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आखिर ये क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये पहले जान लेते हैं। तो ये होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस जो है उत्पन्न होता है किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो कौन कौन से ये लॉ है ये देख लेते हैं। तो पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेलॉसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये जो है 5 लॉज होते हैं केमिकल कम्बिनेशन के, ठीक है। जिनमें से अगर बात करें तो जो ये लॉज है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और ये लॉसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये जो है हम लोग हायर क्लासेस बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए जो बाकी है वो जो है जो लॉज इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यहाँ पे हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है, इस लॉ के मुताबिक ये लॉ कहता है कि मास जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि जो मास है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही जो है उसको बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसको ऐसे समझा जा सकता है, कैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन के समय जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम्स जो रिएक्ट करते हैं उनका जो मास होगा वो इक्वल होगा, बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दो कोई सब्सटेंस ए प्लस बी मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे होंगे सी। तो ए और बी दोनों का मास जितना होगा ऐड करके, मान लो ए का मास होगा 1 और बी का मास होगा 2, तो टोटल मास 3 हुआ। तो सी जो सब्सटेंस बनेगा इसका मास 3 ही होगा, ठीक है। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट बनता है और ए बी का मास जो होगा वो ये ए प्लस बी जो सब्सटेंस बनेगा ए बी उसके मास के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला लॉ यहाँ पे हमने समझा। अब आते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ यहाँ पे क्या कहता है, बात करें दूसरे लॉ, तो दूसरे लॉ यहाँ पे है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बात करें इस लॉ की, तो इस लॉ के मुताबिक ये लॉ कहता है कि a pure chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by mass irrespective of the fact from where the sample has been taken from which produces it has been produced। तो यहाँ पे कहता है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे किसी जो प्योर कंपाउंड होता है, ठीक है, एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो है हमेशा, ठीक है, सेम एलिमेंट जो कंपाउंड किया जाता है टुगेदर वो सेम प्रोपोर्शन में जो रहते हैं हमेशा, ठीक है। एक कोई भी कंपाउंड होगा प्योर केमिकल कंपाउंड वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट फ्रॉम वेयर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इरिस्पेक्टिव यानी कि इसको छोड़कर बात करें कि कहाँ से सैंपल को लिया गया है जिसको प्रोड्यूस अभी जो है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अगले की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, इसने हमें एक प्रोवाइड किया है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, पूरा एक विस्तार में बताया कि कैसे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है इनका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है,